मारग क्षेत्र का एक अनोखा उदाहरण है। यह उत्तर भारत को दक्षिण तट और दक्षिण से जोड़ता है। यह आक्रमणकारियों और व्यापारियों को रास्ता देता है ताकि वो आकर्षण केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचे। यह एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है जो अरावली तट के दक्षिण में अवस्थित है। यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। मार्ग में एकीकृत और स्थायी राजनीतिक चलन नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो सब चित्रित हैं, ना कि अलग सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है। कुल 1971 यह क्षेत्र प्रवासियों को रहने के स्थान है। सापेक्ष एकांत क्षेत्र मानव के निवास के लिए अपेक्षाकृत अगम्य और भौगोलिक रूप से कम सहायक क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए लद्दाख की बर्फीली मरुभूमि जो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बाकी से पृथक है, इसलिए यहाँ पर छितरी हुई बसावट वाले घर हैं। देश का उत्तर का भाग पर्वतीय और पर्वतमय है और अनेक सापेक्ष एकांत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे उत्तरी वर्तखंड का क्षेत्र। यह क्षेत्र बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का सीमांत क्षेत्र है। यहाँ असंगठित जनजाति रहती है जो इस्लाम को मानते हैं। गिलगिट और जम्मू कश्मीर के आसपास का भाग, जिसका पूर्व सांस्कृतिक प्रचलन एवं विरासत है, जो समतल के हिंदुओं से मिलती जुलती है। हिमालय के आसपास का समतल भाग जो नेपाल, भूटान और सिक्किम की सीमा तक फैला हुआ है, और वह जगह जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। यह दोहरी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है, जो कि तिब्बत के बौद्ध धर्म और हिंदुत्व जो समतल से प्रसारित हुआ है। उत्तर पूर्व का पहाड़ी और जंगली भाग यह बर्मा और भारत के बीच का भाग है। इस भाग में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिस पर दक्षिण पूर्व का प्रभाव दिखता है। राजपूताना मारवाड़ उत्तर पश्चिम भारत का एकांत भाग है। 10वीं सदी से यहाँ राजपूत और अन्य शरणार्थी रहते हैं, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए यहाँ पर बस गए, जिन्होंने अपनी संस्कृति को इस क्षेत्र की छूट-बूट जनजातियों पर स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भारत में 2 एकांत क्षेत्र हैं। वो हैं, यह भाग विंध्य पहाड़ के साथ साथ पूर्वी गुजरात नर्मदा नदी, पूर्वी बनारस का क्षेत्र जहाँ से कैमूर पहाड़ दिखता है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिण पूर्व बिहार के दक्षिण का पहाड़ी प्रदेश है। भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना। भारतीय सभ्यता की सामाजिक संरचना और संस्कृति इसके अतीत से अत्यधिक प्रभावित है। भारतीय सभ्यता का इतिहास बताता है कि धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ने इसकी सामाजिक संरचना और संस्कृति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुराने धार्मिक अतीत और प्रत्यक्ष राजनीतिक अतीत आर्थिक व्यवस्था पर दृढ़ता से आधारित है, जो अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाइयों के बीच जो आपसी गठजोड़ और मतभेद उपनिवेश पूर्व के भारत में थे को समझाने में सहायक है। पौराणिक और धार्मिक अतीत राजनीतिक और पौराणिक से बंधा हुआ है, जैसा कि पवित्र राजपद द्वारा अक्सर वर्तमान राजनीतिक वर्गीकृत और संबंधों को उचित से सिद्ध करने के लिए आह्वान किया जाता है। अनेक आक्रमण, प्रवासन और छिद्रित और स्वीकार्य धर्म ने भारतीय जनसंख्या में विभिन्नता को जोड़ा है और इसको आवश्यक रूप से अनेकवादी तत्व दिया है, जबकि इसका मतलब यह नहीं कि भारत को एकलवादी तत्व इकाई राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। संरचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय सभ्यता उच्च स्तर पर विभाजित और स्तरित बताई गई है। हिंदुत्व सैद्धांतिक धर्म नहीं है, बल्कि इससे अधिक जीवन जीने का एक तरीका है। उपमहाद्वीप ने धर्मों को फलने फूलने का अवसर दिया, जैसा कि बौद्ध, जैन, सिख और बाहरी धर्म जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म को स्वीकार किया। इस तरह भारत को धार्मिक अतीत से उच्च स्तरीय भेदभाव और विभिन्न तत्वों को आत्मसात किया है। भारत की व्रत परंपरा ने सामाजिक क्रम के सभी वर्ग में वर्ण, क्रम और जाति प्रजाति सभी व्यापक व्यवस्थाएं, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को ऐसा करने का अवसर दिया, जैसे आने वाला धर्मों इस्लाम और ईसाइयों को भी आदत में स्वीकार किया है। यदि विचारधारा से स्वीकार नहीं किया, आज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अतीत से महत्वपूर्ण रूप से ली गई है, जैसे जाति पद्धति का वर्णन निकालना और क्षेत्रीय जातियों की शक्ति गतिशीलता में अहम भूमिका निभाना और सामाजिक तंत्र व समूह का निर्माण आदि करना। वर्तमान भारत में लोगों की पहचान उनकी जाति और वर्ण से होती है और इसको कुछ काल्पनिक और पारंपरिक अतीत के संदर्भ से वैधता दी जाती है।
धार्मिक अतीत से संबंध अलग नातेदारी समूह और विशेष पूर्वज से पहचान का भी एक निर्णायक साधन देता है। इस तरह हिंदू मत के संस्कार के लिए गया या हरिद्वार जाते हैं, जहाँ पर पंडित लोग अपने यजमान के वार्षिक इतिहास को लेखा जोखा के लिए किताब बना कर रखते हैं। वर्ण और जाति व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था से खुद से ऊपर रखकर जाति सगोत्र विवाह के नियम से सामाजिक संसार पर राज करता है। यहाँ पर पीढ़ी या खून की शत्रुता का विचार भी है जो नातेदारी का यौगिक है, और उन समाज में इसका प्रचलन होता है जहाँ पर नातेदारी अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हम लोग घरेलू और वंश के नज़दीक आते हैं, जिसके सदस्य विवाह संबंध या एक दूसरे के साथ खान नहीं रखते, क्योंकि पहले की पीढ़ी में उन दोनों के बीच कोई झगड़ा या विवाद हुआ। नातेदारी और जाति व्यवस्था का प्रभाव, जो कि विस्तारित संबंधी समूह के रूप में सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाता है और लोगों को उन समूहों तक सीमित रखता है जो वर्तमान की अपेक्षा अतीत से पहचाने जाते हैं। फिर भी वर्षों से भूतकाल की यह विचारधारा बदल रही है, खासकर 19वीं सदी के अंत से, जब हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में और उसके जनसंख्या को एक इकाई के रूप में बताना शुरू किया। और जाति व्यवस्था का प्रभाव, जो कि विस्तारित संबंधी समूह के रूप में सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाता है और उन लोगों तक सीमित रखता है जो वर्तमान की अपेक्षा अतीत से पहचाने जाते हैं। फिर भी वर्षों से भूतकाल की यह विचारधारा रही है कि खासकर 19वीं सदी के अंत से, जब राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में और उसके जनसंख्या को एक इकाई के रूप में बताना शुरू किया। भारत को एक खंड और टुकड़ा नहीं माना जाता है जो अनेक क्षेत्र और राज्यों में बटा हुआ है, जिसकी जनसंख्या अनेक धर्म सामाजिक पहचान में बटी हुई है। 1947 में अंग्रेजों से इसके स्वतंत्र होने के बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। प्रकट हिंदू प्रतीकों को अनदेखा किया गया और राष्ट्रीय चिन्ह बनाने में सभी धर्मों के सम्मिश्रण द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया ताकि इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को दर्शाया जा सके। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को समान आदर देना है, न कि पश्चिमी राष्ट्रों की तरह किसी भी धर्म को अनदेखा करना। इस तरह यहाँ के झंडा में बौद्ध धर्म के नियम का पहिया है, राष्ट्रीय चिन्ह शेर से लिया गया है और बौद्ध के राजा अशोक के स्तंभ से लिया गया है, और जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में लिया गया है, जिसका मतलब भारत के लोग और क्षेत्र है। स्पष्ट रूप से अंतर्निहित विभिन्नता के बावजूद भी इसकी एकता को बढ़ाता है। संक्षेप में, राष्ट्रवादी नेताओं से पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि आवश्यक रूप से भारतीय एकता में अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करे। एकता और अनेकता का सिद्धांत दर्शाता है भारत विदेशी को अपने में मिलाने की क्षमता रखता है और इसे पुनः आकार देने का काम करने में भी सक्षम है। भारत की सभ्यता लंबे समय के प्रवासियों के शासन के समय के सम्मिश्रण और आत्मसात करने का प्रतिनिधित्व करती है। यह आवश्यक रूप से इसकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रचुरता और विविधता में योगदान देते हैं, जबकि आने वाला खंड अमेरिका भारत की सभ्यता के अतीत की एकता के कथन पर जोर देगा। भारतीय समाज संस्कृति को अनेकता में एकता की तरह देखने की उपयुक्तता पर सवाल उठाएगा। पहले दृष्टिकोण के समर्थक वो हैं जो भूगोलक स्पेट के विचारों से सहमत है कि भारत ऐतिहासिक रूप से भारतीय केंद्रीय से बना हुआ है, जो इसके क्षेत्रीय भूगोल और सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व और क्रियाकलाप का क्षेत्र है और मात्र एक दूसरे से अलग ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों से भी है जो कि अपेक्षाकृत अलग है, जैसा कि हमने खंड 1.2 में देखा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सभ्यता क्षेत्रीय भूगोल की विभिन्नता की गवाह है, जो बदले में इसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलन और राजनीतिक विकास को सत्र में बदलाव का वर्णन करता है। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीयता की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। हॉब्सन, जॉनसन और स्ट्रेची के अनुसार क्षेत्रीयता एक बल है जो कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता, जिसकी औपनिवेशिक शासन से उत्पत्ति हुई है, को चुनौती देता है। हॉब्सन और स्ट्रेची ये काम सब भारत की एकता को औपनिवेशिक विलय द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई के रूप में देखते हैं। इन सब के अनुसार भारत अनेक क्षेत्रों का देश है, इसलिए यहाँ रह रहे लोगों को भारतीय के रूप में देखना गलत होगा। औपनिवेशिक संकल्पना के विपरीत हम देखते हैं कि अनेक भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एकता के रूप में भारत को एक सभ्यता
की विरासत माना गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के सम्मेलन ऐसे दावों का प्रमाण देते हैं। दूसरे दृष्टिकोण का समर्थक मानते हैं केंद्रीय क्षेत्र के ऐतिहासिक भूगोल को लगातार वरीयता देने के बाद भी वहाँ भारतीय सभ्यता की वास्तविकता निहित है। वे उपनिवेशवाद के बल का अचित्रिता पर जोर देने को भारतीय इतिहास की गलत ढंग से व्याख्या कहते हैं। तीसरा दृष्टिकोण, जो भारतीय सभ्यता को अनेकता में एकता के रूप में प्रदर्शित करने को इतिहास में सबसे पहले का दृष्टिकोण पाते हैं। यह विचार विंसेंट स्मिथ की ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1919 में है। इसको संसार की दूसरी संस्कृतियों से भारतीय सभ्यता की विलक्षणता और विशिष्टता को समझने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति समझते हैं, जबकि एम्ब्री भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक वर्णन अनेकता में एकता के दृष्टिकोण को निरस्त करते हैं। दूसरे विचार को पुष्टि करते हुए एम्ब्री भारत की एकता को ब्राह्मणवादी विचारधारा और परंपरा को श्रेय देते हैं, जो कि हिंदुओं की व्यापक शक्ति है और इसकी जनसंख्या का बहुमत बनाई है। वो इसको हिंदुत्व से अलग मानते हैं, जिसको धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ अग्रणी क्षेत्रीय और स्थानीय भिन्नता और सामाजिक प्रचलन की अभिव्यक्ति, जो कि उपमहाद्वीप में इसके लंबे इतिहास 3वीं शताब्दी के पूर्व से विकसित हुई है, से संबंधित मानते हैं। दूसरी तरफ पारंपरिक पाठों में ब्राह्मणों की विचारधारा को एक रूप में मिला हुआ कथन मानते हैं और जीवन के सिद्धांत और संसार का दृष्टिकोण को ऐतिहासिक अनुभव से संबंधित मानते हैं। यह अधिकांश भारतीय जनसंख्या के जीवन को मतलब प्रदान करता है और इसलिए इसे भारतीयता का महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। कर्म और देव धारण की विचारधारा, धर्म का अवधारण, ब्राह्मण और रीति रिवाजों से संबंधित कर्म विन्यास पर आधारित व्यवस्था ब्राह्मणवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साम्राज्य संबंधी संस्थान अनेक क्षेत्रों को केंद्रीय प्रशासन के अधीन लाया है। एम्ब्री 1979 यह विचारवादी सिद्धांतों का राजनीतिक अनुभव के अनुरूप उच्चारण करते हैं, जबकि एकीकरण का काम, जो कि मौर्य शासन के दौरान ब्राह्मणों के विचारों ने किया था, यह संदेहास्पद। मौर्य के विघटन के बाद यह समाज के उच्चारित सिद्धांत के रूप में इसके धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों के साथ राजनीतिक शक्ति के लिए उदित हुआ। शासन की प्रवृत्ति और वंशवाद याद के लिए शासकों द्वारा ब्राह्मणों की संस्कृति को जो सुरक्षा प्रदान की गई वो याद रखने योग्य है, पर तब भी जब भारत इस्लामिक शासक के अधीन था। तब भी एम्ब्री के अनुसार दूसरा पहलू, जो कि भारत के एकीकरण करने का साधन प्रदान करता है, वो राजनीतिक ऐतिहासिक अनुभव से जोड़ता है, जो बाहरी शक्ति इस्लामिक और यूरोपियन के कारण बनता है। यह भारत की सभ्यता को एकीकृत करने का जो उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी कल्पना शक्ति है, उसके विरुद्ध है। राष्ट्रवादी भारतीय इतिहास को महान शासक मौर्य और गुप्ता के द्वारा सृजन किया गया मानते हैं। यह प्रारंभिक रूप से औपनिवेशिक संरचना के प्रतिक्रिया है, जो कहता है कि भारत का राजनीतिक एकता कृत्रिम है और साम्राज्य संबंधी शासक द्वारा बनाया गया है। एम्ब्री के विचार में दोनों ब्राह्मणों की विचारधारा और दोनों बाहरी घुसपैठ राष्ट्र राज्य के उद्भव को सीमित करने में और भारत में क्षेत्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण है। यह यूरोपियन अनुभव से हटकर विशिष्ट है। यूरोप में लगभग 25 राष्ट्र राज्य हैं और यूरोपियन चर्च से विपरीत ब्राह्मणवादी परंपरा शासक या राजा को सार्वभौमिक व्यवस्था के केंद्र में रखती है, बिना प्रादेशिक प्रभुत्व पर बल दिए। इस्लामिक और यूरोपियन सभ्यता के अतिक्रमण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके अनेक क्षेत्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता की संभावना को बर्बाद किया था। एम्ब्री के अनुसार क्षेत्रवाद भारत के एकीकरण का प्रतिबल नहीं है, जैसा कि अनेक लेखों में आता है। यह जबकि उनके अनुसार भारत को अनेकता में एकता जैसे दिखाने पर लागू नहीं होता। भारत के एकीकरण का श्रेय दो बाहरी आक्रमण को और व्यापक ब्राह्मणवादी विचारधारा को दिया जा सकता है। ऐतिहासिक अतीत में भारत को जिसने राजनीतिक एकीकरण से रोका, उसको क्षेत्रवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन राजकीय संस्थानों की आंतरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ा हुआ पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट करें और आगे की वीडियो सबसे पहले देखें। धन्यवाद।